प्यारे विद्यार्थियों, आज हम समाज के स्वरूप से संबंधित उसके आदर्शवादी सिद्धांत पर बात करेंगे। इस सिद्धांत को दार्शनिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके समर्थकों में प्लेटो, कांट व ग्रीन का नाम प्रमुख है। इन सभी दार्शनिकों ने समाज को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। इनके अनुसार व्यक्ति सदा एक नैतिक संस्था के अधीन ही अपने कार्यों को संपन्न करता है। इस नैतिक संस्था का मूल आधार आत्मा को माना गया है। जिस प्रकार आत्मा से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व या महत्व नहीं होता, उसी प्रकार समाज से अलग भी व्यक्ति का कोई महत्व नहीं है। इस आदर्शवादी सिद्धांत के अंतर्गत प्लेटो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक रिपब्लिक में समाज की तुलना मानवीय बुद्धि से करते हैं। उनके अनुसार यह समाज मानवीय बुद्धि की उपज है, जिसके अनुरूप मानवीय बुद्धि के 3 गुणों बुद्धिमता, साहस और संयम के आधार पर एक आदर्श समाज को 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें प्लेटो ने सर्वप्रथम स्थान राष्ट्र के संरक्षक वर्ग को अर्थात राजा को दिया है, जबकि दूसरा स्थान योद्धा वर्ग का है। इसके साथ साथ तीसरा स्थान व्यापारी वर्ग का है। प्लेटो द्वारा निर्मित इस आदर्श समाज का लक्ष्य मानव जीवन की रक्षा और कल्याण करना है। इससे स्पष्ट होता है कि मानव जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज का होना अति आवश्यक है। इस प्रकार प्लेटो और अरस्तु दोनों ने समाज को एक नैतिक संस्था के रूप में स्वीकार किया है। यह आदर्शवादी सिद्धांत 2 प्रकार का माना गया है। नंबर 1 उग्र आदर्शवाद, नंबर 2 उदार आदर्शवाद। तो उग्र आदर्शवाद के बारे में हम देखते हैं। उग्र आदर्शवाद के अनुसार समाज एक लक्ष्य है, जबकि व्यक्ति उस लक्ष्य की प्राप्ति करने का एक साधन है। इस प्रकार उग्र आदर्शवाद के अनुसार व्यक्ति को पूर्ण रूप से समाज के अधीन माना गया है, अर्थात समाज से अलग व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। नंबर 2 उदार आदर्शवाद। उदार आदर्शवादी सिद्धांत समाज को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में मानता है, जिसमें समाज का लक्ष्य मनुष्य के लिए नैतिकता की सर्वोच्च सीमा प्रदान करना है। इस प्रकार यहाँ पर उदारवादी मत व्यक्ति और समाज दोनों को समान मानता है, क्योंकि ये दोनों ही मानवीय विकास पर बल देते हैं। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। अब हम यहाँ पर आदर्शवादी सिद्धांत की विशेषताओं पर विचार करेंगे। इसकी विशेषताओं को देखते हैं कि इस आदर्शवादी सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, समाज एक नैतिक संस्था है जिसका कार्य अपने सदस्यों का कल्याण करना है। नंबर 2, समाज एक स्वाभाविक संस्था है जो सदा मानवीय विकास के लिए कार्य करती है। नंबर 3, इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति और समाज दोनों का लक्ष्य समान है, अर्थात ये दोनों मानवीय चरित्र के विकास के लिए ही कार्य करते हैं। नंबर 4, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज से बाहर रहकर उसका विकास संभव नहीं है। तो ये आदर्शवादी सिद्धांत की विशेषताएं थी, लेकिन इस आदर्शवादी सिद्धांत की इन विशेषताओं के अतिरिक्त यहाँ पर हमें कुछ कमियां भी इसमें दिखाई देती हैं। वो कमियां इस प्रकार हैं। नंबर 1, यह सिद्धांत
वास्तविकता से दूर है, क्योंकि यहाँ पर समाज को एक स्वाभाविक संस्था के रूप में माना गया है। इस प्रकार समाज की कल्पना करना संभव नहीं है। नंबर 2, उग्र आदर्शवाद में समाज को सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति को उस समाज के नियमों की पालना आंख बंद करके करनी चाहिए, जो कि उचित नहीं है। नंबर 3, आदर्शवादी सिद्धांत समाज को एक लक्ष्य के रूप में स्वीकार करता है, जबकि समाज लक्ष्य नहीं बल्कि साधन है, क्योंकि समाज का अस्तित्व व्यक्ति के लिए है। तो अब हम देखते हैं कि ये सब आलोचनाएं बताएगी इसमें। तो आदर्शवादी सिद्धांत की इन आलोचनाओं के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि समाज का इस भौतिक जगत में कोई महत्व नहीं है, क्योंकि व्यक्ति का विकास अकेले में नहीं बल्कि समाज में ही संभव है, क्योंकि समाज ही व्यक्ति के विकास के लिए अवसर प्रदान करता है, जिसके अंतर्गत समाज लोगों को एक दूसरे के प्रति वफादार रहने की प्रेरणा देता है, जिसके माध्यम से मानवीय सभ्यता का विकास होता है। ये हमारा समाज के स्वरूप से संबंधित आदर्शवादी सिद्धांत है। थैंक यू, धन्यवाद।